हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास प्लीज कंफर्म क्विकली और ऑडियो वीडियो इज ओके। तो चलें शुरू करते हैं। वी होप कि आपका प्रेपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारी इस एग्जाम टाइम रिवीजन क्लास में अब हम जीआईबी में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जाने की पूरी संभावना है, इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस जो पूछे गए उनको बेस बना करके फ्यूचर में जो और पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं नए क्वेश्चंस की, उनको बेस बना करके ये क्वेश्चंस आपके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर किए गए हैं। तो चलिए इनका डिस्कशन करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। विच फीचर ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJY आर गिवन करेक्टली। तो यहाँ पे इस स्कीम के कुछ फीचर्स दिए गए हैं, PMJJY स्कीम के फीचर्स। तो ये आपको पता है कि इंश्योरेंस का ये स्कीम है, बीमा योजना है। ये कौन से फैक्ट्स इसमें करेक्टली गिवन है? ये हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो देखिए इनमें कौन कौन सा आपको लगता है वो करेक्टली गिवन है, और फिर इसके बेसिस के ऊपर हमने यहाँ से रिप्लाई देना है। रिप्लाई हम यहाँ से देंगे। सो देखिए, कोशिश करिए आंसर प्रोवाइड करने की क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1, इट ऑफर्स लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर डेथ बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर है। दिस इज करेक्ट। टू पार्टिसिपेट इन द स्कीम, आधार वुड बी प्राइमरी KYC फॉर द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आधार ज़रूरी नहीं होता, लेकिन इस स्कीम के पर्पज़ के लिए आधार इज़ द प्राइमरी KYC डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेट अस नाउ गो टू द अश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ मेंबर शैल टर्मिनेट ऑन द एज एट 50। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये जो टर्मिनेशन एट द एज ऑफ 55 बनता है, तो यहाँ पे वो नहीं बनता है, टर्मिनेशन नहीं होगा। नंबर 4, इंश्योरेंस प्रीमियम इज शेयर्ड बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी, एक्सपेंसेस टू बिजनेस कॉरस्पोंडेंट, माइक्रो एंड कॉरपोरेट एजेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। तो इंश्योरेंस कंपनी उसमें कुछ पैसा ले लेती है प्रीमियम का, कुछ इनके खर्चे होते हैं, इनको पैसा दे दिया जाता है, और कुछ एडमिन एक्सपेंसेस हैं जो पार्टिसिपेटिंग बैंक को दिए जाते हैं, यानी इन तीनों के अंदर ये पैसा बंट जाता है। तो दिस मीन ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2। विच टाइप ऑफ बैंकिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स मैनेजमेंट एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNWI। हमने बताना है उस टाइप ऑफ बैंकिंग का नाम जिसमें बैंकिंग तो है ही, इसके साथ इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, टैक्स मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, और ये स्पेसिफिकली फोकस्ड हैं ऑन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, यानी ऐसे लोग जिनके पास काफ़ी पैसा है। तो हमने बताना है ये किस टाइप के बैंकिंग, और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमें लगता है कि आपको करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए।
So what is the answer for question number 2? इस प्रकार की बैंकिंग को हम कहते हैं प्राइवेट बैंकिंग। सो प्राइवेट बैंकिंग सर्विसेज में नॉर्मल जो बैंकिंग प्रोविजन है वो तो हैं ही, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज हो सकती हैं, उसके अलावा टैक्स मैनेजमेंट की सर्विसेज हो सकती हैं, नॉट ओनली दैट और फाइनेंशियल सर्विसेज भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू एमएससी ऑफ BCSBI हैज फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। जो कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट है टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और जो BCSBI ने बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया जिसके फंक्शंस अब RBI ने टेक ओवर कर लिए हैं, बिकॉज इसको डिसबैंड कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया BCSBI को 2019 के अंदर। तो इनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं वो हमने बताना है। ये हमारे पास गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनके बेसिस के ऊपर यहाँ से हमने आंसर प्रोवाइड करना है। सो कौन सा आंसर इसमें करेक्ट बनता है? टू गिव ए पॉजिटिव थ्रस्ट टू MSC सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज। सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर उसके बाद देखें आंसर क्या बनता है। तो ये पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट स्टेटमेंट है, पॉजिटिव थ्रस्ट देना MSC सेक्टर को इजी एक्सेस फॉर एफिशिएंट बैंकिंग सर्विसेज के लिए। टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी सो दैट MSC कैन हैव better understanding of what they can reasonably expect of the services। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ताकि MSC को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक रीजनेबल सर्विस। ये भी सही है। टू इम्प्रूव मेंबर बैंक्स अंडरस्टैंडिंग, मेंबर बैंकों के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, उनका जो बिजनेस है थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। टू मेक अ कोलेटरल फ्री बैंक लोन्स अवेलेबल टू MSC, तो ये उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोलेटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड करवाना ये काम BCSBI या उसके द्वारा कोड का नहीं है, तो ये रोल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। तो ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा B 1 2 3, जिसमें ये 3 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर एनक्रिप्टेड डेटा एंड व्हाट इज ब्रेन और इंजन टू एनेबल डिसीजन मेकिंग एंड असिस्ट इन एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड। तो क्वेश्चन है क्या यूज किया जाता है एनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करने के लिए और ब्रेन या इंजन डिसीजन मेकिंग के लिए या एनालिसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड के लिए कौन सा है। सो व्हाट इज द ब्रेन और इंजन टू एनेबल डिसीजन मेकिंग एंड असिस्टेंट डेटा कलेक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास 2 आंसर देने थे, एक तो इस व्हाट पर्पस के लिए आंसर देना है और दूसरा इस व्हाट पर्पस के लिए आंसर देना है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए में कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है कि वो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, सॉरी। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें, थोड़ा माइंड अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट रहेगा। जब तक इन क्वेश्चन के ऊपर आपका अपना माइंड अप्लाई नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले तो व्हाट इज यूज्ड टू स्टोर एनक्रिप्टेड डेटा। तो क्या यूज किया जाता है एनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करने के लिए? तो ये होता है ब्लॉक चेन के अंदर। सो ब्लॉक चेन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पज। और एनालिटिक्स के लिए, एनालिसिस के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है। सो ब्लॉक चेन है एनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करने के लिए और एनालिटिक्स के लिए इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5,
What is process of assessing worth of an asset or property known as? अगर हमने किसी एसेट की या किसी प्रॉपर्टी की वर्थ असेस करनी है तो उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ये हमारे सामने इसके ऑप्शंस हैं। हम उसको इवैल्यूएशन कहते हैं। इवैल्यूएशन नाम बोल के हम उसको प्राइसिंग कहते हैं, या उसको अप्रेजल कहते हैं, या उसका वैल्यूएशन कहते हैं। तो किसी भी प्रॉपर्टी की वर्थ असेस करने के लिए या किसी एसेट की वर्थ असेस करने के लिए हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन का प्रोसेस, प्राइसिंग का प्रोसेस, अप्रेजल का प्रोसेस या वैल्यूएशन का प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? सो दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। हम इसको वैल्यूएशन का प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड, हमारी वेबसाइट gibcibonline.com के ऊपर आपको GIB के सभी पेपर्स के लिए 10 मॉक टेस्ट ईच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये ऑनलाइन अटेम्प्ट आप करेंगे जैसे आप पेपर में करते हैं, ये रियल टाइम बेसिस के ऊपर करेंगे जैसे आप पेपर में करते हैं, जिससे आपका जो टाइम मैनेजमेंट पार्ट है तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। तो जब आप इस टेस्ट को सबमिट करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर क्या है वो बता दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर कौन से हुए वो भी बता दिया जाएगा, रॉन्ग आंसर में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए वो भी आपको बता दिया जाएगा। यानी कुल मिला के काफ़ी बेनिफिशियल ये सब कुछ आपको होने वाला है। तो ये बेनिफिट आप लीजिए, लेकिन अगर आप बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर हमारा PDF क्वेश्चन बैंक है, ये हमारी दूसरी वेबसाइट में है। तो वहाँ जो हमारे वीडियो लेसन्स हैं उनसे आप रिवीजन करिए क्विकली। ये वीडियो लेसन आपका काफ़ी क्विकली रिवीजन करवा देंगे अगर आपकी प्रेपरेशन हो चुकी है, और PDF क्वेश्चन आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देगा। और ये बहुत थोड़ी सी प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल है, वेरी लो प्राइस्ड हैं ये। तो आप इस वेबसाइट में जाएं और इसका बेनिफिट लें, इसका बेनिफिट लें अगर पूरा आपको बेनिफिट लेना है फॉर ए वेरी स्मॉल प्राइस, और ये फ्री में है, कम से कम इसका बेनिफिट तो आप ले ही सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। फॉर लोन अप्रूवल इन रिटेल लोन्स मोस्ट ऑफ बैंक्स फॉलो विच अप्रोच which is in the form of a standardized template prepared for the borrower, and usually items are checked off to see if prospective borrower qualifies or not. तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेम्पलेट को यूज़ किया जाता है जो बैंक ने प्रिपेयर किया हुआ है। तो जहाँ पे आपको आइटम को पढ़ना है और ये चेक करना है कि ये करेक्ट है, सूटेबल है या नहीं। एक चेकड ऑफ सिस्टम है, तो जिससे बोरोर की जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसको बोरोर मीट करता है या नहीं, वो मीट कर जाएगा। सो हमने बताना है कि ये अप्रोच कौन सी है। सो देयर कुड बी डिफरेंट अप्रोचेस। तो ये अप्रोच कौन सी है? ये अप्रोच है क्रेडिट स्कोरिंग की, ये रिस्क असेसमेंट की है, ये स्कोरिंग मॉडल की है, या एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट की है। इस अप्रोच को हम क्या कहते हैं? क्रेडिट स्कोरिंग, रिस्क असेसमेंट, स्कोरिंग मॉडल और एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट। फ्रेंड, इसको हम कहते हैं स्कोरिंग मॉडल। ये अप्रोच स्कोरिंग मॉडल कहलवाती है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर होम लोन्स बोरोर्स एंड बैंक्स इन इंडिया प्रेफर विच टाइप ऑफ मॉर्गेज आउट ऑफ टोटल 6 टाइप ऑफ मॉर्गेजेस। तो टोटल 6 तरह के मॉर्गेजेस होते हैं। आपने मॉर्गेजेस के चैप्टर को अगर ध्यान से किया है तो आपको जरूर इसके बारे में जानकारी होगी। होम लोन्स के अंदर बोरोर और बैंक्स किस मॉर्गेज को प्रेफर करते हैं? प्राथमिकता,
प्राथमिकता किस मॉर्गेज को दिया जाता है? ये है इंग्लिश मॉर्गेज, नो ये है इक्विटेबल मॉर्गेज, नो इट इज यूयू फ्रैक्चरी मॉर्गेज एंड इट इज कंडीशनल मॉर्गेज. सो विच मॉर्गेज इज प्रेफर्ड, किसे प्रेफर किया जाता है? सो जब हम प्रेफरेंस की बात करते हैं तो प्रेफरेंस हमारा बनता है इक्विटेबल मॉर्गेज के लिए, बिकॉज इक्विटेबल मॉर्गेज में व्हाट इज डन, सो जो प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स हैं उन टाइटल डीड्स को बोरोर बैंक के पास डिपॉजिट करवा के ये मॉर्गेज क्रिएट कर देता है. तो ज़्यादातर स्टेट्स में इसी से ये मॉर्गेज कंप्लीट हो जाता है. तो ये इसका जो प्रोसेस है वो एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इसीलिए ज़्यादातर बैंक इसको फॉलो करते हैं. कंडीशनल यूज ऑफ फ्यूचर मॉर्गेजेस ये कॉम्प्लेक्स हैं हमारे लिए, बैंकों के लिए, तो इसीलिए बैंक इक्विटेबल मॉर्गेज को ही प्रेफर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. Indian economy has witnessed an upswing due to liberalization policy adopted by planners in recent decades. Due to this, what change has come in the role of banks? तो हमने नोट किया है, अगर हम कुछ डिकेड्स की बात करें तो जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें अपस्विंग आया है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन. सो 1991 में ये लिबरलाइजेशन हुआ ऑनवर्ड्स. तो इसके चलते रोल ऑफ इंडियन बैंक्स में क्या चेंज आपको लगता है आया? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर हैं. तो देखिए इसमें क्या चेंज आया बैंकों के रोल में. बैंक्स बिकेम मोर सर्विस ओरिएंटेड टूवर्ड्स लोन्स एंड एडवांसेस. बैंक ज़्यादा सर्विस ओरिएंटेड बन चुके हैं. From service providers to park surplus, banks became one-stop financial hub for all type of financial needs of the customer. Banks shifted focus to international trade financing. Banks started prioritizing corporate banking over retail banking. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? So what is answer to question number 8? So it is हम सर्विस प्रोवाइडर से सरप्लस पार्क करने तक हम वन स्टॉप फाइनेंशियल हब बन चुके हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कस्टमर. तो नाउ बेसिकली व्हाट वी डू, वी आर वन स्टॉप फाइनेंशियल हब. एक ही जगह के ऊपर हम हर प्रकार की ऑलमोस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस. अगर हम बैंकिंग सेक्टर की डेवलपमेंट को देखें तो 3 फेजेस में हम इसको बांट सकते हैं. पहला फेज था हमारा पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1770 टू 1969. 1969 वो साल है जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था फॉर फर्स्ट टाइम. देन नेशनलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड फ्रॉम 1969 टू 1991. तीसरे फेज को हम क्या कहते हैं? तो पहले नेशनलाइजेशन से पहले तक, फिर नेशनलाइजेशन से लेके रिफॉर्म्स तक. 1991 में बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हम कमेटी. तीसरा फेज कौन सा है? तो तीसरा ये फेज है. देखिए इनमें से कौन सा फेज लगता है आपको तीसरा फेज? प्राइवेटाइजेशन फेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 ऑनवर्ड्स, मॉडर्नाइजेशन फेज 1990 ऑनवर्ड्स, लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स फेज 1991 ऑनवर्ड्स, या ग्लोबलाइजेशन फेज 1991 ऑनवर्ड्स. तो क्या कहेंगे इस फेज को? क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा फेज कौन सा है? फिर जो थर्ड फेज है वो है लिबरलाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स फेज. तो लिबरलाइजेशन फेज शुरू हुआ था 1991 ऑनवर्ड, जिसमें
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फिर साथ में बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इनको कैरी किया गया था एंड इट कंटिन्यूड फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। Question number 10. Among others, which of the following are important components of due diligence in case of loan application? So loan application के अंदर कई सारे components होते हैं अगर हमने due diligence करना है, तो कौन से वो important components हैं, so ये हमने बताना है। तो ये components को देखिए और फिर यहाँ से आपको आंसर करना है। House visit to ensure residential address, telephonic verification of the individual at office or business phone numbers, vetting of security documents by bank's legal advisor, visit to housing society office where applicable to ensure ownership changes of other finance etc. तो इनमें कौन कौन से आपको लगता है कि वो important components हैं? सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और बताइए कि कौन सा आपको लगता है कि वो करेक्ट है ऑप्शन। हाउस विजिट ये इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। टेलीफोन वेरिफिकेशन कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, उसके ऑफिस से भी चेक हो सकता है, बिजनेस फोन नंबर से भी चेक हो सकता है। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स का वेटिंग लीगल एडवाइजर के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर वो प्रॉपर्टी सोसाइटी में लोकेटेड है तो फिर हाउसिंग सोसाइटी में विजिट करना, उसकी ओनरशिप को चेक करने के लिए, या किसी दूसरे फाइनेंसर के चार्जेस हो सकते हैं उसके ऊपर, उसको चेक करने के लिए ये ज़रूरी है। तो दिस मीन ऑल द 4 आइटम्स आर कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट? अगर सेविंग बैंक अकाउंट हमने ओपन करना तो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? तो ये हमारे सामने स्टेटमेंट है और यहां हमने ऑप्शन प्रोवाइड करनी है। आप हर रोज अकाउंट ओपन करते होंगे, तो देखिए इनमें क्या क्या चाहिए। सो रिक्वायरमेंट ऑफ ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट, आइडेंटिटी का प्रूफ चाहिए, रीसेंट फोटोग्राफ चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ माइनर अकाउंट ओपन बाय गार्डियन चाहिए, पैन कार्ड या डेक्लेरेशन चाहिए फॉर्म 60 या 61 के ऊपर। तो देखिए इनमें क्या क्या चाहिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड? आइडेंटिटी का प्रूफ हमें चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। रिसेंट फोटोग्राफ ऑल्सो रिक्वायर्ड, पैन कार्ड और डेक्लेरेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर अकाउंट गार्डियन ओपन करता है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, सो द डेक्लेरेशन गिवन बाय गार्डियन इज एनफ फॉर अस। तो इसकी जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आंसर बना सी। सो ए, सी एंड डी। रादर ये ए, सी, डी ना हो करके यस, ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट केवल डेक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा, हमारी बुक के मुताबिक ये चाहिए। रिसेंट फोटोग्राफ की ज़रूरत नहीं है, वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में प्रूफ आ जाएगा। रादर ये सब कुछ हमें चाहिए, सो वी नीड एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 12, आधार पेमेंट ब्रिज APB सिस्टम लिंक्स ऑन वन साइड एंड बेनिफिशियरी बैंक्स एंड बेनिफिशियरी ऑन द अदर साइड। तो किस किस चीज को लिंक करता है जो आधार पेमेंट ब्रिज है? तो ये NPCI का लिंक किया हुआ एक प्रोडक्ट है, तो ये किसको लिंक करता है? 2 चीजों को लिंक करता है। तो एक तो लिंक करता है जो हमें बताना है ऑन वन साइड,
और दूसरी साइड बेनिफिशियरी बैंक एंड बेनिफिशियरी ऑन द अदर हैंड उसको लिंक करता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को लिंक करता है, मर्चेंट्स एंड कस्टमर को लिंक करता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर स्पॉन्सर बैंक को लिंक करता है, कॉरपोरेशंस एंड वेंडर्स को लिंक करता है। तो इसके दो लिंक बनते हैं। सो एक लिंक है जिन्होंने पैसा देना है, who are to make the payment, और दूसरा वो है who are to receive the payment। एक जिन्होंने पेमेंट करना है, एक जिन्होंने पेमेंट रिसीव करना है। तो जिन्होंने रिसीव करना है वो तो यहाँ पे आ गया, बेनिफिशियरी बैंक आ गया। तो जिन्होंने पे करना है वो यहाँ पे पड़े हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देयर स्पॉन्सर बैंक्स। क्वेश्चन 13, which is considered to be the first most notable technological advancement in the financial industry in 1950। 1950 के अंदर एक नोटेबल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने बताना है वो कौन सा था। वो था इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग, वो था डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स, वो था एटीएम मशीन्स का इम्प्लीमेंटेशन, वो था क्रेडिट कार्ड का एडवेंट, यानी क्रेडिट कार्ड शुरू हुए थे तब। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या आंसर बनता है? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13? सो ये था क्रेडिट कार्ड का एडवेंट। तो क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था, तो ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट माना गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 14, who defined bank marketing as matching of bank's resources with customers' needs in the most profitable manner। तो बैंक मार्केटिंग को डिफरेंट लोगों ने डिफाइन किया है। इसमें ये डेफिनेशन किसका है बैंक मार्केटिंग का, कि बैंक मार्केटिंग क्या है? मैचिंग ऑफ बैंक्स रिसोर्सेज, किसके साथ? कस्टमर की नीड्स के साथ, और वो भी मोस्ट प्रॉफिटेबल मैनर में। बहुत सिंपल सा, बहुत इफेक्टिव डेफिनेशन है ये डेफिनेशन किसने प्रोवाइड किया, किसने दिया? फिलिप कोटलर ने दिया, पीटर ड्रकर ने दिया, किनेथ एंड्रयू ने दिया, या माइकल पोर्टर ने दिया? ये किनका डेफिनेशन है? So who gave this definition of bank marketing? ये डेफिनेशन था केनेथ एंड्रयू का। तो बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाउंड आउट ट्रू एंड फॉल्स। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं आपको, हमने उसमें ट्रू कौन सा है और फॉल्स कौन सा है, तो ये उसमें हमने तलाश करना है। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, सो 3 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ से हमने उसका आंसर प्रोवाइड करना है। इन 3 में कौन सी ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड करें और फिर देखें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। इन केसेस वेयर रिमिटर इज एनेबल्ड ऑन मोबाइल बैंकिंग, जिसने रिमिट करना है, बट बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद एनी बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जो रिमिटर है उसको तो एनेबल किया गया मोबाइल बैंकिंग के ऊपर, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उसका कोई बैंक अकाउंट है। IMPC फंड ट्रांसफर हैज बीन मेड पॉसिबल यूजिंग बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड। सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं है मोबाइल नंबर की बेनिफिशियरी की, तो IMPS के द्वारा ये पैसे को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा नंबर 1 हो गया। आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या गलत है। UPI 123 पे enables feature phone users to undertake UPI transactions। जिनके पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं हैं, स्मार्टफोन्स नहीं हैं, जिनके पास केवल फीचर फोन्स हैं, तो वो इस सिस्टम के द्वारा फंड्स ट्रांसफ़र की बगैर इंटरनेट के ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं।
और ये कनेक्शन किसके थ्रू होगा? IVR के थ्रू। ऐप फंक्शनैलिटी, मिस्ड कॉल बेस्ड अप्रोच एंड प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट्स। तो ये स्टेटमेंट आपको देखना है कि करेक्ट है कि गलत है। Customers entitlement to zero liability arises in case of unauthorized transaction if a customer notifies the bank within 5 working days of receiving the communication from bank regarding unauthorized transaction। तो अगर कोई अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन बनती है, जब बैंक इन्फॉर्म करता है कस्टमर को, तो उसके 5 दिनों के अंदर अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड करता है तो फिर कस्टमर की लायबिलिटी 0 हो जाएगी। अब देखिए इनमें कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपको लगती हैं कि करेक्ट हैं या कौन कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 15। सो व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15? स्टेटमेंट नंबर 1 ये करेक्ट है। तो दिस इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड इन IMPS। और स्टेटमेंट नंबर 2 तो UPI 1 2 3 पे फीचर फोन से ही रिलेटेड है। और तीसरा जो पार्ट है ये स्टेटमेंट अदरवाइज करेक्ट था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ डेज की गड़बड़ कर दी है। तो दिस नंबर ऑफ डेज इज 3। तो अगर हम इसको काउंट फॉर करते हैं तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर बनता है। नंबर 1 इज ट्रू, नंबर 2 इज ट्रू, नंबर 3 इज फॉल्स। Question number 16. What document was issued by Consumer Education and Protection Department regarding their rights? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट RBI का डिपार्टमेंट है। तो इसने एक डॉक्यूमेंट इशू किया किससे रिलेटेड? कस्टमर्स के राइट्स को लेकर के, कंज्यूमर के राइट्स को लेकर के। तो ये डॉक्यूमेंट कौन है सा है जिसमें कस्टमर के, कंज्यूमर के राइट्स मेंशन्ड हैं? ये डॉक्यूमेंट है कंज्यूमर ग्रीवांसेस हैंडबुक, कंज्यूमर राइट्स चार्टर, कस्टमर कमिटमेंट कोड, चार्टर ऑफ कस्टमर राइट्स। तो ये डॉक्यूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। तो हमने बताना इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। So this is known as Charter of Consumer Rights। तो this is name of that document जो RBI ने इशू किया है। Question number 17. Read the statements given below and find out true and false। तो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं नीचे, इनको हमने रीड करना है और फिर बताना है कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो आंसर हमने यहाँ से बताना है ऑप्शन में से। ये स्टेटमेंट्स आप रीड करिए, रीड ऑल स्टेटमेंट्स एंड फिर देखिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रीड करते हैं। फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैव इंटरेस्ट रेट दैट चेंजेस विद मार्केट कंडीशंस। जो फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट है मार्केट कंडीशंस के मुताबिक चेंज होता है। दूसरा स्टेटमेंट, इंटरेस्ट जनरेटेड वाया सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स इज टैक्स फ्री। नंबर 3, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स आर इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस और बॉडीज एसोसिएटेड विद देम अक्रॉस द कंट्री फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें कौन से आंसर हमें लगता है कि वो करेक्ट है, कौन से आंसर लगता है कि वो गलत है। सो क्वेश्चन नंबर 17 की ये कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जब वो फिक्स्ड रेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट तो चेंज होंगे नहीं, वो तो फ्लोटिंग के होंगे अगर वो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। इंटरेस्ट जनरेटेड सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में टैक्स फ्री है, दे तो करेक्ट स्टेटमेंट है। म्यूनिसिपल बॉन्ड्स कौन इशू करता है? या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं या लोकल बॉडी जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई वो इशू करती हैं। किस पर्पज़ के लिए? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दिस मीन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बनता है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 18।
अप टू व्हाट वैल्यू इज ए गिफ्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो गिफ्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो गिफ्ट टैक्स के से कितने अमाउंट तक के गिफ्ट को एग्जेम्पशन अवेलेबल है। सो फ्रॉम विच टैक्स, गिफ्ट टैक्स। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 लाख रुपीज तक, 50,000 रुपीज तक, 2 लाख रुपीज तक या 5 लाख रुपीज तक। तो गिफ्ट टैक्स कितने अमाउंट तक एप्लीकेबल नहीं बनता है। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल अप टू 50,000, 50,000 रुपये तक ये एप्लीकेबल नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 19, for valuation of agriculture land, which approach relies on comparing the value of similar agriculture land in vicinity that has been sold recently। जब हम लैंड का वैल्यूएशन करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड का, तो कौन सी अप्रोच रिलाई करती है कि उसमें कंपैरिजन किया जाता है उसी प्रकार के एग्रीकल्चर लैंड के साथ जो उसी एरिया के अंदर, उसी विसिनिटी के अंदर रिसेंटली बिकी है। तो यहाँ पे हम अप्रोच कौन सी यूज करते हैं। तो ये अप्रोच है मार्केट एनालिसिस, ये है कंपैरेटिव मेथड, ये है स्टैटिस्टिकल मेथड, या ये है इनकम कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इनमें किस अप्रोच को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यूएशन के लिए। हमने यहाँ पे अप्रोच को बताना है कौन सी अप्रोच है। So this approach is known as statistical method। ये statistical method approach है। Friends, just to remind you, हमारी इस वेबसाइट के ऊपर gibcibonline.com आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है इस पेपर के या दूसरे GIB पेपर्स के। तो इनका बेनिफिट ज़रूर लें। इमीडिएटली हमारी वेबसाइट को लॉग इन करके अटैम्प्ट करें और इनका बेनिफिट लें। आई एम श्योर कि आज का ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। तो अगर आप इस सेशन को लाइक कर देते हैं, इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को स्ट्रेंथ मिलती है। तो आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमें स्ट्रेंथ मिलती है। नॉट ओनली दैट, यूट्यूब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके इन वीडियोस को और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करता है। तो दिस मीन आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, दूसरे लोगों की हेल्प करना और हमारे चैनल को स्ट्रॉन्ग करना भी है। अगर हो सके तो इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में डाल दें ताकि उसका बेनिफिट और भी कई लोगों को मिल सके। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर पुश कर लेना, सो दैट हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलें और आप हमारी किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो जिन हमारे स्टूडेंट्स ने अभी तक भी लाइक बटन को पुश नहीं किया है तो क्विकली लाइक बटन को पुश कर दें और बेल आइकन को भी पुश कर दें। तो अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स एंड स्पर्ड रिटेल बैंकिंग स्पेस इन अर्ली 1980s। सो कौन सा वो बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया रिटेल बैंकिंग को सामने रखते हुए, और ये पीरियड था 1980s का। तो ये बैंक था HSBC, ये बैंक था सिटी बैंक, ये बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये बैंक था बार्कलेस बैंक। ये सारे के सारे ही फॉरेन बैंक्स हैं। तो इनमें कौन सा वो बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे रिटेल बैंकिंग में बिजनेस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द आंसर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज सिटी बैंक। सिटी बैंक वाज द फर्स्ट बैंक जिन्होंने अर्ली 80s में इंडिया में दिस वाज डन। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस प्रकार के और कई सेशंस हैं जो हम कंडक्ट करने वाले हैं या कंडक्ट कर चुके हैं। तो उनके वीडियो को वॉच करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को इम्प्रूव करके बेटर स्कोरिंग की पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।